घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस नंबरिन और जतीन के संग और हम हैं आप ही के दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं जाने माने और सबके प्यारे टीम सबरवाल की ओर, यानी कि सबरवाल साहब की ओर। पीके साहब है हमारे साथ। और बहनों भाइयों, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सबरवाल और पीके सबरवाल साहब का जब गाइडेंस मिलता है तो सोने पे सुहागा। आप स्टूडियो में कॉल करके सीधी उनसे बात भी कर सकते हैं। स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055, 416-593-0055। पीके सबरवाल जी है हमारे साथ। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you very much, Jatin bhai, and very good afternoon to all our listeners. Thank you, Jatin bhai. जी वंडरफुल। और सबरवाल जी, हर किसी को रहता है इंतजार कि आपकी नजर से रियल एस्टेट अपडेट क्या है, रियल एस्टेट किस ओर जा रहा है। प्लीज हमारे श्रोताओं को एडवाइस करें और श्रोताओं को हम बता दें कि स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं आप, सबरवाल जी से पूछ सकते हैं सवाल 416-593-0055। हाँ जी, तो रियल एस्टेट सबरवाल जी के नजर से। जी जतन भाई, रियल एस्टेट इस वक्त स्लो है और सब जानते हैं कि एक्टिविटीज बहुत कम है, सेल परचेज बहुत कम हो रही है। इट हैज गॉन डाउन ट्रेमेंडसली, प्लस प्राइसेस हैव आल्सो गॉन डाउन। द फैक्ट एवरीबॉडी नोज, द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, इकोनॉमी इज लिटिल इन शैबी कंडीशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उसको सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, रुक नहीं पा रहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाइंग पावर कुछ कम हो लोगों की और डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस बने ताकि इन्फ्लेशन कुछ काबू आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उसमें बहुत बड़ा एक कारण सप्लाई चेन का भी है, जिसकी वजह से जिसका आगे से एक कारण है रशिया यूक्रेन की वॉर, वो भी सिरदर्दी बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त। पेंडेमिक तो खैर शुरुआत पेंडेमिक से ही है, पेंडेमिक सबसे बड़ी जड़ है। इजी मनी जो लोगों को दे दी गई, उसकी वजह से भी जो पैसा लोगों ने खर्च ज्यादा करना शुरू कर दिया, चाहे घरों में हो या चाहे वो कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर हो, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। अब इसके ऊपर जतन भाई एक बात और आती है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हीलॉक जो होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल में है, फास्टेस्ट इन द लास्ट 10 years. It has touched $168.8 billion. तो हीलॉक भी एक सिरदर्दी बनी हुई, जो लोगों ने अपना हीलॉक करवाया घर के इक्विटी के ऊपर, ताकि बुरे वक्त में वो पैसा काम आ सके, क्योंकि आगे अफोर्डेबिलिटी में मुश्किल पड़ रही है। बजाय वो पैसा संभाल के रखने के, मोर देन 50% ऑफ द कैनेडियंस दे आर यूजिंग दैट मनी ऑन रेनोवेशंस। मतलब मैं तो उस पैसे को संभाल के रखूंगा, कल को बुरा वक्त आएगा तो मेरे काम आएगा, ना कि मैं अभी से ही बजाय इसके पेंडेमिक एंड इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग स्पेंडिंग ऑन द रेनोवेशंस। और रेनोवेशंस भी थोड़ी मोटी रेनोवेशन नहीं, एवरेज 25,000 पर हाउस होल्ड। ये जो रेनोवेशंस है, ये अगेन डिमांड को बढ़ाती है, हर चीज की डिमांड को बढ़ाती है, और इन्फ्लेशन काबू नहीं हो पाता। एक तरफ से सरकार सोच रही है कि इंटरेस्ट बढ़ा के आपकी बाइंग पावर को कमजोर किया जाए ताकि इन्फ्लेशन काबू आए, दूसरी तरफ से लोग उस पर और खर्च करे जा रहे हैं, अपने आप को भी रिस्क में डाल रहे हैं, ताकि वो पैसा संभाल के नहीं रख रहे, और दूसरा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट चल रहे हैं। जी
जी जितिन भाई, बहुत ही बड़ी बात आपने कही। तो महेंद्र भाई आइए हम चलेंगे अब आप ही के कॉल्स की ओर। 4165930055 आपको बता दें 3:30 तक रहेंगे सबरवाल साहब हमारे पास, इसलिए जो भी सवाल पूछने आप तुरंत ही स्टूडियो में करें कॉल। चलते हैं सबरवाल जी हमारे श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी प्लीज पूछिए। हाँ जी सब्रवाल जी, अभी इंटरेस्ट रेट फिक्स लेना चाहिए कि वेरिएबल लेना चाहिए? देखिए आपको ये इसका कोई इस वक्त थंब रूल, पहले हम लोग कहा करते थे रूल ऑफ 50, पर वो रूल ऑफ 50 इस वक्त लागू नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट अभी 13 जुलाई को मिनिमम 50 बेसिस पॉइंट, वो 75 बेसिस पॉइंट तक भी जा सकता है। उसके बाद 7 सितंबर को फिर 50 बेसिस पॉइंट मान के चलिए, और उसके बाद 26 अक्टूबर को अगर मैं कम से कम 25 बेसिस पॉइंट भी मान के चलूं, तो तीनों को अगर जोड़ें तो 1.5% का फर्क पड़ जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि आज वेरिएबल और फिक्स्ड के अंदर कितना फर्क है। अगर आज फिक्स्ड आपको वेरिएबल से 2% से ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो आई वुड गो फॉर वेरिएबल, और अगर मुझे इन दोनों के अंदर गैप कम नजर आ रहा है तो आई वुड गो फॉर फिक्स्ड। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए अपना कितने में क्या मिल रहा है आपको, ठीक है ना जी। तो एटलीस्ट अगर 2% का फर्क हुआ तो आई विल स्टिक विद माय वेरिएबल रेट जी। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी पूछिए प्लीज। जी पीके साहब से सवाल पूछना था कि हमने जो न्यू कंस्ट्रक्शन में होम बाय किया है, तो ये हमारा प्राइमरी, हम 1 साल के अंदर उस घर को सेल करते हैं, तो क्या हमें HST और कैपिटल गेन देना होगा? HST और कैपिटल गेन जो होता है? कैपिटल गेन नहीं लगेगा आपको उस वक्त, आपको डबल लगेगा, आपको बिजनेस टैक्स लगेगा। देखिए कैपिटल गेन आपको लगता है आपके टोटल प्रॉफिट का हाफ, उसके ऊपर आपका ब्रैकेट मान लीजिए है 47% या 46 या 44, चलो एवरेज मान लेते हैं 44%। मान लीजिए आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचते हैं तो 2 लाख का आधा करते हैं 1 लाख, उसके ऊपर 44% का मतलब हो गया $44,000 प्लस उसके ऊपर जो HST लगा 13,000, तो ये हो गया आपका 57,000। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच देते हैं तो आपको पूरा 200,000 के ऊपर लगता है टैक्स, विच इज 88,000 प्लस 26,000 HST, 1,14,000, यानी कि डबल आपको टैक्स लग जाता है। 57,000 के अलावा 1,14,000। ये मैंने आपको रफ कैलकुलेशन करके दी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करके दी कि इसको आप एग्जैक्ट मान लें। ये रफ कैलकुलेशन ऑन रेडियो मैंने आपको विदाउट एनी पेपर एंड पेंसिल करके दिया है। तो यस, आपको 1 साल के अंदर नहीं बेचना चाहिए, 1 साल मिनिमम रोक लेना चाहिए उस घर को, ठीक है जी। 365 डेज। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। पीके सबरवाल जी हमारे साथ 3:30 बजे तक रहेंगे, हमारे साथ देंगे आपके सवालों के जवाब। स्टूडियो में कॉल करने के लिए 416-593-0055 416-593-0055 है स्टूडियोज के नंबर। सबरवाल जी आपने कहा कि शायद 13 जुलाई को 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। अगर किसी की मॉर्गेज 100,000 है तो 75 बेसिस पॉइंट यानी कि कितना बढ़ोतरी होगी, जस्ट हमारे वेरी गुड अगर आप बता सके। $12.5 पर 100,000, $12.5 पर 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर आपके $12.5 बनते हैं 1 लाख के ऊपर। और अगर 75 बेसिस पॉइंट हो गया तो ये हो गया $37.50 पर 100,000, ये आपका पर मंथ बढ़ जाता है जी। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन सर, ताकि कि आम इंसान को पता चले कि कैलकुलेट करके किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी मैंने जो 12.5 बताया है, ये भी राउंड फिगर बताई है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड, थोड़ा सा मामूली से ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट समथिंग, पर आप एग्जैक्ट अपने आप को $12.5 पर 100,000 पर 25 बेसिस पॉइंट मान के चलिए। हर 25 बेसिस पॉइंट के पीछे $12.5 बढ़ जाता है। मुझे किसी ने पिछली बार कहा जतिन भाई कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है कि साल का $250, और अगर $250 बनता है 1 लाख के ऊपर तो 1 महीने का बनना चाहिए, 250 को 12 से डिवाइड करिए तो ये लगभग $21-22 बनना चाहिए। ये $12.5 कैसे बन गया?
ये मैं बता दूं ये सिंपल इंटरेस्ट उन भाई साहब ने कैलकुलेट किया था, जो मुझे एक रेडियो स्टेशन में उन्होंने मुझे टोका था कि ये तो $21 बनना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके हम बताते हैं। लेकिन आपका होता है अमोर्टाइजेशन 25 साल का अगर मानते हैं तो वो डिमिनिशिंग, घटते हुए बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट भी घटता जाता है। जब इंटरेस्ट भी घटता जाता है तो 25 साल के घटे हुए की जीरो की एवरेज निकालते हैं तो $12.5 बनता है 1 लाख के ऊपर, फॉर एवरेज 25 बेसिस पॉइंट। वंडरफुल। तो बेंदर भाई सबरवाल जी हमारे साथ स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी, एक रिपोर्ट आई थी CMHC की, उन्होंने कहा था कि टू रीच अफोर्डेबिलिटी 3.5 मिलियन मोर होम्स नीड टू बी बिल्ट बाय 2030। यहाँ पर 2 सवाल पूछना चाहेंगे कि ये अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये पहली बात। और दूसरी बात कि 2030 तक क्या 3.5 मिलियन मोर होम्स बिल्ट हो सकते हैं? जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे हमारे कॉलर की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, प्लीज जी। हाँ, मैं पीके पर अगर सेगरवाल से सर पूछना था कि जो है ना वो एक घर में रेंट पे दिया था अशावा में, उसमें 8 मंथ जो है ना वो लोग रेंट पे थे। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए, क्या थे रेंट पे? 8 महीने से हाँ रेंट पे थे वो, थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी, वो रिप्लेसमेंट करते हैं ना इंश्योरेंस वाले, वैसा जी। तो अब वो 8 महीने के अंदर वो खाली कर दिए, तो अब जो है ना बहुत सारे वो डैमेजेस कर दिए हैं। लेकिन लेने से पहले जो है ना वो इंश्योरेंस का एजेंट वो सारा चीज देखा था, लेकिन अब जो है मेरे पास उसके फोटोज भी है, उसके पास भी फोटोज है, लेकिन रेंटर बता रहे हैं कि ये डैमेज पहले से थे, हालांकि वो 2 साल पुराना घर है, फुल रिनोवेट करके दिया था। नहीं, आपने उनको रिलीज कर दिया क्या? वो चले गए छोड़ के? हाँ, 8 महीने के बाद वो चले गए छोड़ के, लेकिन कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आपको रिलीज लेटर दिए बगैर, आपका रिलीज लेटर दिए बगैर कहे चले जाते हैं? आपने उनसे सिक्योरिटी ली थी? नहीं, वो इंश्योरेंस वाले ने सिक्योरिटी ली थी। मैं उसको बोला कि कौन इंश्योरेंस वाला, मतलब कौन है इंश्योरेंस वाला? ये वो रिप्लेसमेंट कराते हैं ना घर का, यूजुअली आई डोंट नो हाउ इट इज, जैसा उनका नहीं कोई, मतलब मेरे को बात नहीं समझ आई। कोई थर्ड पार्टी थी जिसको आपने किराए पे दिया था? आपने किराए पे इंश्योरेंस वाला या जो भी था, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इंश्योरेंस वाला, एक बंदे को आपने मिस्टर ए को रेंट पे दिया और ए ने आगे अलग अलग लोगों को बिठा दिया, राइट? लेकिन मेरा रियल एस्टेट के थ्रू था, लेकिन बीच में इंश्योरेंस वाला है, बोला कि मुझे चाहिए 8 महीने के लिए, तो उसने लिया था, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस वाले ने रखा है, उसको वापस नहीं करा। मैंने उसको बोला कि वापस नहीं करना। इंश्योरेंस वाला मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? इंश्योरेंस वाले के साथ था या डायरेक्ट टेनेंट के साथ था? और डायरेक्ट रियल एस्टेट वाले के साथ। रियल एस्टेट वाला कैसे हो सकता है? रियल एस्टेट वाला आपका टेनेंट था क्या? मैं रियल एस्टेट वाले को दिया था, उसने। अरे नहीं, आपको बात समझ नहीं आ रही मेरे को कुछ भी। आपका रेंटल एग्रीमेंट किसके नाम से था, बस मुझे ये बता दीजिए। और रेंटर के साथ में, टेनेंट के साथ। टेनेंट के साथ तो होगा ही भाई साहब। कौन टेनेंट इसमें? डायरेक्ट टेनेंट है, रियल्टर है या इंश्योरेंस वाला? नाम कौन बंदा था जिसके रेंट एग्रीमेंट किया था? और मेरा रियल एस्टेट एजेंट ने एग्रीमेंट किया था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर रियल एस्टेट एजेंट तो और आसान हो गया आपके लिए उससे रिकवर करना। आप उसको नोटिस भेज दीजिए सीधा, सेंड ए नोटिस टू योर पैरालीगल, और फोटो सारी भेज दीजिए। उसका सारा क्रेडिट खराब हो जाएगा अगर वो ठीक करके नहीं देगा तो। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट ए पैरालीगल एंड सेंड देम द पिक्चर्स, दिस इज व्हाट हैपेंड। आपने रिलीज का लेटर दिया था उसको कि नहीं दिया था? नहीं दिया। हाँ, तो ठीक है, आपके लिए और अच्छा हो गया। आप उनको कांटेक्ट करिए, अबेंडन प्रॉपर्टी का केस डालिए उनके ऊपर और उनको बताइए आपने सारा ये खराब कर दिया हमारा घर, ये पुरानी पिक्चर थी अब थी। तो आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि वो उसको नॉर्मल वीएनटीआर के अलावा बाकी सब कुछ ठीक ठाक रखेगा घर को। आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा ये भी। आपका मैंने एग्रीमेंट भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू कॉन्टेक्ट ए पैरालीगल। दे विल नॉट चार्ज मच अमाउंट, बल्कि वो अमाउंट भी इन्हीं से रिकवर हो जाएगा। और इमीडिएटली इनके ऊपर केस डालिए, ठीक है? आप बिल्कुल डर के सोच के घर में मत बैठिए, एक्शन लीजिए, नहीं तो इन्हीं हरकतों से फिर और काम खराब होता है। आप बिल्कुल दिलेरी से एक पैरालीगल को मिलिए और वो आपको पूरा समझाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। जो घर का जो डैमेज होता है वो उसके ऊपर आप बिल्कुल डालिए। आप उसका है सेक्शन है N5 सेक्शन है, ये लागू होता है जो डैमेज के ऊपर। लेकिन वो खाली तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी, तो इनके ऊपर केस डालिए अपने पैरालीगल के थ्रू। लॉयर को मिलने की जरूरत नहीं है, आपका पैरालीगल ही काम आ जाएगा इसके लिए। ठीक है जी? जी जतिन भाई।
बहुत बहुत शुक्रिया। और महेंद्र भाई, आपके सवाल सबरवाल जी के जवाब बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल नेक और सटीक एडवाइस देते हैं ताकि आप स्ट्रेस से दूर रहे और रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है, आपका घर है, उसका लुत्फ आप मजे से उठा सके। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, पूछिए प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आज के टाइम में 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेता है, 3 मिलियन की लेता है, तो इसमें कोई ऐसे एवरेज आपके ख्याल में हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए? लेट्स से मिलियन पे कितनी होनी चाहिए, 2 मिलियन पे कितना होना चाहिए, 1.5 पे कितना होना चाहिए? वेरी गुड। मैं सिंपल फार्मूला बताता हूँ आपको मॉर्गेज कितनी चाहिए पहले तो मुझे ये बता दीजिए। घर 2 मिलियन का, अगर आपने जेब में 1 मिलियन पड़ा हुआ है, मुझे बताइए आपको लोन कितना चाहिए, फिर मैं बता सकता हूँ आपको। 20% हम डाउन करते हैं। नहीं, 20% का बताऊंगा, मतलब हो गया कि आपको 2 मिलियन के ऊपर 20% आपने दे दिया 4 लाख, तो आपको लोन चाहिए 1.6 मिलियन। राइट। एम आई करेक्ट सर? हाँ जी सर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। आप पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे, 13 जुलाई से पहले आप सिंपल कैलकुलेशन है, 1.6 मिलियन को आप 4.5 से मैक्सिमम आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी इनकम को, जितनी भी आपकी इनकम है उससे 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपको लोन मिल सकता है। मान लीजिए आपकी इनकम है इस वक्त 2 लाख और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, तो आपको मैक्सिमम मिल सकता है 900,000 लोन। तो ह्यूज इनकम चाहिए आपको 1.6 के लिए। ये भी, इसके अंदर भी 2 कंडीशन होती हैं। एक होता है इंश्योर्ड, इसके अंदर आप इंश्योर्ड ही जाएगा, 20% ही जाएगा क्योंकि लोन बड़ा है। तो इन अदर वर्ड्स आपको अगर आपकी इनकम होती है 3,50,000, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 से, तो तब जाके आपकी 355,000 मिनिमम फैमिली की इनकम होगी, तब आपको 1.6 मिलियन मॉर्गेज मिलेगी। और ये 13 जुलाई के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद शायद और कम आ जाएगा। 4.5 का अगर 50% बढ़ता है तो शायद 4.25 रह जाएगा। ठीक है सर? बहुत सही कहा सबरवाल जी, आपकी एडवाइस दिल को छू जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़े मॉर्गेजेस लेने के बाद इंसान थक जाता है। और 2 लाइनें याद आ गई सबरवाल जी कि थक चुका हूं मेहमान की तरह घर आते आते, थक चुका हूं मेहमान की तरह घर आते आते, बेघर हो गए हैं हम चंद रुपये कमाते कमाते, मॉर्गेज भरते भरते। घर अपना होता है, मॉर्गेज भरते भरते ऐसा लगता है कि हम खुद ही बेघर हो गए। इसलिए सबरवाल जी हमेशा कहते हैं, जितनी चद्दर है उससे थोड़े से कम पैर फैलाएंगे तो घर में सुकून महसूस करोगे। बहुत 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 अच्छी बात की। ये जो है ना, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में, जो कि हम लोग जो है ना, मेरे को भी आपकी बात के ऊपर एक बात याद आ गई, ख्वाहिशों की बोझ में तू क्या क्या कर रहा है। ख्वाहिशों, हम ना अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जो है ना, एक सपनों को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इतनी ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ा लेते हैं कि ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है। कितनी बेहतरीन बात, कितनी बेहतरीन। गलत बात तो नहीं है ना ये? बहुत सही बात, बहुत सही बात, दिल को छू गई। जिंदगी में बस ये ही अगर हम इंप्लीमेंट कर दे तो हमारा घर हमारे लिए स्वर्ग बन जाता है। सबरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही। मतलब बात पता क्या है जतिन भाई, हम लोग पता नहीं क्यों कंपटीशन में लगे रहते हैं। क्यों उसका घर बड़ा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, उसके हाथ में गुच्ची का पर्स मेरे हाथ में क्यों नहीं, उसका घर मेरे से बड़ा क्यों। इसी चक्कर में हम सारी जिंदगी मरते रहते हैं। इसीलिए ये बात इतनी अच्छी लगती है कि ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है। क्या बात है। कहते हैं ना कि सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। हर कोई सोचता है कि कमरा ज्यादा हो जाए तो अच्छा, लेकिन उसमें हम मॉर्गेज के बोझ में चले जाते हैं। सबरवाल जी बहुत सारे श्रोता है, आखिरी कॉलर हम लेंगे और फिर हम आपकी कंक्लूजिंग रिमार्क लेंगे। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, पूछिए प्लीज। हाँ जी, मुझे पूछना था पीके सबरवाल से कि अगर प्रॉपर्टी 2 ओनर के बीच में है तो प्रिंसिपल ओनर जो है वो उसका जो रेंट आता है वो फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं?
नहीं, दो ओनर के नाम से मतलब क्या हुआ? एक फैमिली के अंदर दो हस्बैंड वाइफ हैं कि दो अलग अलग उसके वो हैं? नहीं, वाइफ और डॉटर है, तो डॉटर के नहीं, वाइफ और डॉटर जो है दोनों उसके ओनर हैं, ज्वाइंट ओनर है, राइट? और डॉटर जो है वो 50-50 ओनर है दोनों की। दो होते हैं, एक होता है जॉइंट टेनेंसी, होती है टेनेंसी इन कॉमन। दोनों में क्या है? नहीं, अभी तो उसका कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि परसेंटेज लाइक 80% रखे या 20% रखे। नहीं, अभी क्लोजिंग नहीं हुई, इसका मतलब क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन बाद में रेंट पे तो वो आप टेनेंसी इन कॉमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट टेनेंसी के अंदर जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरे के बाद चला जाता है और वो 50-50 माना जाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ में ज्यादातर। पर टेनेंसी इन कॉमन ज्यादातर मानी जाती है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो आप इसको टेनेंसी इन कॉमन रख रहे हैं, जिसमें अपनी वाइफ का 80% कर रहे हैं और अपनी बेटी का 20% कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, बात ये है, इसके अंदर आपका जो रेंटल है वो बराबर उसी शेयर के हिसाब से बंटना चाहिए, लेकिन आप आगे से एग्रीमेंट बना के अपने अकाउंटेंट से बात करिए कि ये सारा अपनी वाइफ को जाएगा। सीआरए में ऑब्जेक्ट ऑन दिस। नहीं, डॉटर के नाम पे ज्यादा परसेंटेज रखना है हमको, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट? तो वाइफ के नाम पे कम रखना है। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो ही नहीं सकती सर। वाइफ ने गारंटी दी है इसकी कि क्या मतलब हुआ? अगर वाइफ ओनर है तो वैसे देखा जाए तो आपकी बेटी इसकी फर्स्ट ओनरशिप की बेनिफिट अभी नहीं ले सकती, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, लोग लेते हैं, अलग बात है, एक ग्रे एरिया है। तो आपका मतलब है कि आप जो रेंट जो है वो वाइफ के नाम डालना चाहते हैं बजाय बेटी के? हाँ, क्योंकि वो टैक्स सेविंग के लिए, राइट? मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि बेटी जो है वो उसकी इनकम होगी और वाइफ की इनकम नहीं होगी, तो आप वाइफ के बाद इनकम डालना चाहते हैं, राइट? तो ये आपका आपस का एग्रीमेंट है, इसको सीआरए ऑब्जेक्ट कर सकता है। बहुत ध्यान से अपने अकाउंटेंट से बात कर लीजिए। लोग करते हैं, लेकिन जिसको ऑडिट हो जाता है तो फंस जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सीआरएस को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान रहा है। मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अकाउंटेंट से बात कर लीजिए। जब अगर सीआरए ने एक बार इस टॉपिक को उठा लिया तो उसको सॉल्व किए बगैर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आपकी दोनों की इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेगा वो। ये ना हो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते दूसरी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाए। कहाँ आपने अपनी बेटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी बना दी और कल को वो कहे जी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी बात करेगा एक बड़ी समस्या ना खड़ी हो जाए आपके सामने। जब तक वो कहते हैं ना मधुमक्खी के छाते में उसके हाथ नहीं डालोगे तब तक बड़ा खूबसूरत लग रहा है शहद ही शहद। एक बार हाथ डल गया तो ये पता चले मधुमक्खियां बाहर होगी और सारा शरीर खा गया। तो ये ना हो कि छोटी सी लालच के चक्कर में एक बड़ी समस्या में फंस जाओ। प्लीज, मैं इसके बारे में कमेंट्स नहीं दूंगा, आप अपने अकाउंटेंट से खुल के बात करिए। जी, बहुत ही सही एडवाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, माफ कीजिएगा, बहुत सारे कॉलर्स हैं, लेकिन अब हम कॉल्स नहीं ले सकेंगे। सबरवाल जी, आपके कांटेक्ट नंबर के साथ आखिर में ऐड करना चाहते तो प्लीज। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, मैं 3 दिन हफ्ते में मिलता हूँ, एवरी मंडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। बट मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा और अपना नाम लिखिएगा जरूर, और हमारी कॉल आपको इमीडिएटली जाती है। आज वेडनेसडे को नहीं जाती, बाकी आप मान के चलिए 24 आवर के अंदर कॉल जाती है। वी प्लान एवरी मंडे, थर्सडे एंड सैटरडेज 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। बहुत प्रोजेक्ट्स हमारे पास, एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं, 6-6 साल की क्लोजिंग वाले भी प्रोजेक्ट्स हैं, एक से एक बढ़िया बिल्डर्स हैं, लो राइज, हाई राइज, रीसेल, इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, you talk about it and we have everything. We have very highly qualified realtors with us, fully trained. You can contact me for any real estate need. 647-299-4757। जतिन भाई, थैंक यू वेरी मच। टाइम का पता ही नहीं चलता। अगले बुधवार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहनर भाई। सबरवाल जी का नंबर फिर से याद दिला दे, 647-299-4757, 299-4757, teamsabarwal.com। सबरवाल जी, बातें रियल एस्टेट की हुई, इसका तो ज्ञान मिला, लेकिन जिंदगी की भी बहुत ही अच्छी याद सीख मिल गई आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।